सेशन के बाद एक जो अभी जो एक तरह से ये जो परिचय वाला ही सेशन था या बहुत शुरुआती बातें हो रही थी, इससे जुड़ा कोई सवाल अगर किसी के पास है तो आप लोग इस बीच पूछिए। दो आते तक सबको नमस्ते। मैम आपको भी सवाल तो नहीं है पर वो आवाज सुनती है जो पूरे देश विदेश में और जो भी है वो गूंज रही है, वो एक बार आप अपनी आवाज में हमें भी सुना दें वो कुछ इस तरह से था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, कृपया इसे साफ और स्वच्छ रखें, कूड़ा यहाँ वहां ना फेंकें, कूड़ा फेंकने के लिए जगह बनी हुई है, कृपया डस्टबिन में ही कूड़ा फेंकें। तो ये जो एक ठहराव होता है ना, चलो इस पर भी एक लक्षण ये भी हो सकता है, कूड़ा यहाँ वहां मत फेंकें। रेलवे का अनाउंसमेंट सुनते हैं रेलवे के साथ, हमारा ट्रेन निकल चला 40302 नंबर नंबर आ रही है, कृपया सभी ध्यान दें, सब वहां चले जाएं, गाड़ी का टाइम चेंज हो गया है, आप लोग तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोले कूड़ा यहाँ वहां ना फेंकें, तो इसमें एक ठहराव है, लोग आपकी बात को समझ रहे हैं। ट्रेन के अंदर अगर कोई आपको कुछ खाने के लिए दे तो किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी ना लें। अगर कोई आपको खाना दे, चाय दे, तो प्लीज आप उन्हें विनम्र शब्दों में मना कर दें। ये नशाखुरानी गिरोह का काम हो सकता है कि आपको वो लूट ले। तो अपने घर से लाया खाना खाएं या रेलवे के द्वारा जो चीजें दी जा रही हैं, आप प्लीज उन्हें खरीदें, इधर उधर का सामान ना लें। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कोई सामान नहीं खरीदेगा, कोई सामान नहीं खाएगा, कहीं से नहीं लेना। थोड़ा ठहराव देकर बोले तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। अगला सवाल आपको। जुकाम हो जाए बीच में, कोई नहीं। अगर आपको जुकाम हो रहा है, अगर आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं रेडियो पर, तो फेडर होता है रेडियो का, आप उसको काट दे। अगर आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, ऑन स्टेज कोई बात नहीं है, माइक को साइड करके और किनारे थोड़ा सा मुझे सॉरी, छींक और खांसी तो हो ही सकती है, किसी को कभी भी हो सकती है, गला फंस सकता है। अभी कल मैं रेडियो अनाउंसमेंट कर रही थी और मेरा गला एक जगह फंसा था, लेकिन वो फंसा, लेकिन साथ साथ मैं बोलती गई और फिर वो ठीक हो गया। कई बार ऐसा होता है। मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं कि शायद ईश्वर ने मुझे ये वाणी दी है, आवाज दी है, और बहुत ज्यादा तो कुछ मैं नहीं करती, लेकिन हाँ, ठंडा पानी मैं नहीं पीती, आइसक्रीम खाती हूँ, दही भी खाती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, लेकिन ठंडा पानी कितनी भी गर्मी हो जल्दी नहीं पीती जब तक कि एकदम कोई ऑप्शन ना हो। हाँ, गर्म पानी तो नहीं पीती, लेकिन जरूरत पड़ने पर जरूर, क्योंकि अगर खराश हुआ, कुछ भी हुआ तो गर्म पानी मैं पीती हूँ। और कोई सवाल? किसी को मोटिवेट आप कैसे करेंगे? एक सवाल आप लोगों के लिए ये है, इतना कुछ मैंने आपको बताया, किसी को अगर आजकल बहुत आम समस्या हो गई है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, अगर कोई आपका करीबी, आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी अगर एंजाइटी से जूझ रहा है या डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ये एक रेडियो प्रोग्राम भी हो सकता है या स्टेज पर ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो सकता है, इसी को लेकर के। जरूरी नहीं कि जिला प्रशासन से ही हर कार्यक्रम हो, कई बार कई संस्थाएं, एनजीओ ऐसे कार्यक्रम करवाती हैं, मैं जा चुकी हूँ उनमें भी, कि कई बार होता है वृद्धाश्रम में
वृद्ध लोगों के साथ आपको कार्यक्रम करना है तो आप उनसे कैसे बात कीजिएगा। हर बार वो सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं होता है कि अब आप गाना सुनेंगे, अब आप गजल सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। या दीप प्रज्वलन होगा ही, या अतिथि आपके आएंगे, उनको पौधा देना है, आपको वस्त्र देना है, हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर आप वृद्धाश्रम जाते हैं या अनाथालय जाते हैं, मैं अनाथालय में एक बार गई थी, वहां से मुझे एक कार्यक्रम का एक आइडिया नहीं कह सकते, बहुत भावुक पल था। मैं आप लोगों को बताऊं, शायद आप लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले कि मैं अपना नेत्रदान कर चुकी हूं। मेरी बिटिया का जन्मदिन था और उसने मुझसे कहा कि माँ हम लोग ब्लाइंड स्कूल आज चलेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोली कि कल को जो लोग तुम्हारी आंखों से इस दुनिया को देखेंगे तो आज मैं उन लोगों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मनाना चाहती हूँ, चलो। हम लोग गए थे वहां, तो नेत्रहीन विद्यालय के जो बच्चे थे, बहुत सारी उत्सुकता थी उनमें। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, आंटी इंद्रधनुष कैसा होता है? बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके साथ में एक सवाल ये भी था कि इंद्रधनुष कैसा होता है। मैंने उसे कहा कि ऐसा शेप होता है, उसमें बोला कि रंग हमको नहीं पता है। तो मैंने उसे कहा कि उसमें लाल रंग, हरा रंग, नहीं वो तो पता है, लेकिन लाल रंग कैसा होता है? कोई जवाब है आपके पास? दो मिनट के लिए मैं आज भी स्तब्ध हूँ, उसे भी स्तब्ध थी कि इसको लाल रंग कैसा होता है, इसे मैं कैसे बताऊं? ये तो देखने से ही पता चलेगा। तो उन बच्चों से जो बातें होती हैं वो भी एक तरह से मोटिवेशनल बातें होती हैं। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको स्टेज अनाउंसर बनना है, रेडियो अनाउंसर बनना है, तो हर स्थिति में बात करना आपको आना चाहिए। आपने उस दिन कहा था, मैं सुन रही थी कि मैं स्टेज अनाउंसर बनना चाहता हूँ। आज जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कैसे बातें करेंगे, अगर कोई आपका दोस्त एंजाइटी से जूझ रहा है या डिप्रेशन में है, तो आप उससे कैसे बातें करेंगे? आप मुझे बताइए। मैम वो तो डिप्रेशन में जो गया है, तो मैम पहले उसका जो कारण है उसको सोचिए कि कैसे दूर करेगा, या तो कोई मनोरंजन की तरीका से, या फिर कुछ इस तरीके से जैसे वो उसका मतलब माइंड रिलैक्स हो जाए। पहले तो उस तरीके से, बाकी का तो पता नहीं। बहुत सीधी बातचीत कीजिए। उसको अगर आप किताबी ज्ञान समझाएंगे तो वो किताबी ज्ञान नहीं समझेगा, उस समय उसको जरूरत ही नहीं है किताबी ज्ञान समझने की। तो अगर आपके पास, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको अनाउंसर बनना है तो आप पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, अकच बकच जो भी मिले सब कुछ पढ़िए। क्योंकि आप अगर उसको बोलेंगे ना कि देखो तुम ये जो करने जा रहे हो ये अच्छा नहीं होगा, सोचो क्या होगा, ऐसे नहीं बात कीजिए उससे। आप अब बहुत सहज बातचीत कीजिए। चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, चलो आज तुम्हारी पसंद का कुछ खाना खाते हैं। अच्छा सुनो, मम्मी से बात किए हो? पता है हम अपनी मम्मी से बात किए, मेरी मम्मी बोली कि सूरज के लिए खाना बना कर जा। चलो मेरी मम्मी आज खाना बना रही है। कुछ इस तरह की बात आप उससे शुरू कीजिए ताकि वो भूले, वो उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दे, दुनिया से थोड़ा उसको बाहर निकाले। मैं वृद्धाश्रम गई थी और ये कोलकाता की बात है। मैं कोलकाता के एक वृद्धाश्रम में गई थी, एक एनजीओ ने मुझे बुलाया था वहां। तो वहां पर जो भी लोग थे, उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। क्रिश्चियन सोसाइटी का एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। तो ये बहुत ही दुखद पल होता है। वो बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बोलेंगे ही नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे यहाँ बहुत मन लग रहा है। लेकिन जब आप उनके साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, जैसे मैंने एक जो वृद्ध थे उनसे सीधे सीधे नहीं कि आपके परिवार ने आपको क्यों छोड़ दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। हम बोले कि बाबा यहाँ कैसा लगता है, बंगाली थे, आप ना के केमन লাগছে এখানে।
थोड़ा सा फुट लाइए, नहीं जानते फिर भी तोड़ फोड़ करके बोलिए, बांग्ला हो, इंग्लिश हो, जो भी है। अब साउथ की भाषा तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन इस एरिया में बांग्ला, अंगिका के साथ बांग्ला भी चलता है, जुड़ा हुआ है, कॉमन है। आप बोल ही सकते हैं, বাবা আপনাকে এখানে কেমন লাগছে, কেমন अपना सारा दिन आपने की करें, आप पूरा दिन यहाँ क्या करते हैं। और धीरे धीरे मैंने उनसे पूछा कि आप काम क्या करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता था। तो मैंने उनसे कहा कि कभी किसी से झगड़ा हुआ था कि आपका किसी अफसर से, तो फिर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बताया कि मैं एक अफसर को एक बार कुर्सी मारा था, कुर्सी उठाकर। क्यों मारे थे कुर्सी, तो वो जब कहानी सुनाने लगे तो बाकी लोग भी धीरे धीरे अपनी व्हील चेयर से खिसक खिसक कर वहां आने लगे, और फिर धीरे धीरे सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं यहाँ काम करता था, या करती थी, या करूंगी, करती थी। या उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि मेरे परिवार ने अब मुझे छोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने बताया। तो आप उनके अंदर से बात को निकालिए। हाँ। उनके अंदर क्या चल रहा है ये आपको समझना होगा, और समझने के लिए फिर से वही पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि जो लोग एंजाइटी से जूझते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, वो लोग क्या महसूस करते हैं। उस समय सबसे पहले उस इंसान को पढ़ना होगा। उस इंसान को आप सीधे कैसे पढ़ेंगे, नहीं, आप उसको पहले आप खुलवा ही नहीं सकते। जो भी डिसीजन ले लिया कि हमको सुसाइड करना है, आपको बताएगा नहीं कि मुझे सुसाइड करना। वो ढोल पीट कर सुसाइड नहीं करता है। आजकल कैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन, फेसबुक लाइव हो करके। वो आपको पहले से, अगर आप पहले से बताएंगे फिर तो आप उसके पास बैठे रहेंगे, तुम करो, कैसे करोगे, ऐसा नहीं होता है। फेसबुक लाइव पर आजकल लाइव जाकर के, फेसबुक पर, इंस्टा पर लाइव जाकर के कर रहे हैं। तो उसके अंदर जाने के लिए पहले आपको उसके मन की भावना को समझना होगा, और जरूरी नहीं कि वो बताएगा आपको। आप उससे बातें कीजिए, उसको किसी फिल्म की कहानी सुनाइए। अभी हम लोग आ रहे थे, मेरा बेटा जो गाना कार में चला रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि ये फिल्मी गाना है, तो उसने कहा नहीं मम्मी, ये संजय लीला भंसाली का कंपोज किया हुआ है, श्रेया घोषाल की आवाज है, लेकिन ये नॉन फिल्मी सॉन्ग है। तो ये मटेरियल उसके पास था, वो बताया हमको। तो जब तक आप जानेंगे नहीं, किसी को कैसे बताएंगे। एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी वहां पर, उनकी जो बेटी थी वो हर रोज शाम में उनसे मिलने आती थी, लेकिन अपने घर पर जो भी कारण होगा नहीं रखती थी। और वहां की जितनी नन लोग थी, वो लोग बोले कि मैम आज इन्होंने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई है। उस माहौल में इतने दिनों से वो रह रही थी, लेकिन कभी किसी को नहीं बताती थी और ना ही किसी से वो जुड़ती थी। तो ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए कि उनके मन की जो बात है आप उसको निकालिए, ताकि वो खुल करके बोल सके। और जब मैं आ रही थी, मेरे पास आज भी ढेर सारा पेन है। वो लोगों के पास क्या रहेगा मुझे देने के लिए। किसी ने बिस्किट का पैकेट, किसी ने पेन, एक महिला ने मुझे अपना कंघी दिया था। आते समय कुछ नहीं था उनके पास, सब कुछ मेरे पास आज भी वैसे ही सहेज कर रखा हुआ। बिस्किट तो रखने वाली चीज नहीं है, लेकिन वो जो गिफ्ट है ना, मेरे लिए बहुत अनमोल है। क्योंकि वहां के जो आयोजक थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पहली बार इतना खुल करके सब कुछ बोला है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहती हूँ कि आज के आप लोग जो हैं वो भी इस तरह का काम करें, लेकिन अपनी भाषा को सबसे पहले सुधारें। और ऐसा नहीं है कि जब आप स्टेज पर जाएं या जब आप ऑनलाइन रेडियो पर हो उसी समय आपकी भाषा अच्छी हो। उस दिन अवनीश ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग गांव से हैं, तो भाषा की शुद्धता पर ध्यान हम लोग नहीं दे पाए थे, और अब रेडियो में आने के बाद हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अवनीश भी इस बात को स्वीकार करता है बहुत ईमानदारी से। अभी अभी टंग स्लिप करता, अभी भी टंग स्लिप कर जाता है, चाहे वो रेडियो पर हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपकी जो आदत हो जाएगी, अगर
मैं एक माँ भी हूँ तो मैं बोलूंगी जैसे अगर आपको घर में सब कुछ फेंक कर रखने की आदत है, अपना बेडशीट हो, अपना कपड़ा हो, तो फिर आप कभी भी खुद को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ 12 बजे से प्रोग्राम था, मैं 11:15 यहाँ पहुंच गई थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। रेडियो से जुड़े जो हम लोग यहाँ पर हैं, वहाँ का जो नियम है कि आपको वहाँ पर पहले आना है। 1 घंटा 1.5 घंटा आपको लिखने में लगेगा, आपको वो पूरा लिख लेना। तो वो क्या है, वो आपको एक तरह से डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ऐसे क्या है, दौड़ते हुए भी जाएंगे गौरव, दौड़ते हुए भी हम लोग जाएंगे तो प्रोग्राम कर देंगे। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि अनाउंसर नहीं आ पाया, अचानक से खबर दी जाती है कि अडिवा जी आपको आज आना है, आपको आज का प्रोग्राम करना है, पर अनाउंसर नहीं आ पाया। तो हम लोग जाते हैं, उसी तो कोई तैयारी नहीं रहती है, ना लिखा हुआ रहता है ना कुछ। जाते हैं और जाते के साथ हम लोग माइक ऑन करके सीधे बोलना शुरू करते हैं। तो ऐसा भी होता है, मॉर्निंग ड्यूटी में कई बार ऐसा हुआ, मॉर्निंग ड्यूटी में ज्यादा लिखना होता है, लेकिन मॉर्निंग ड्यूटी में भी कई बार ऐसा हुआ कि अचानक से फोन आया, पहुंच करके हम लोग अनाउंसमेंट करें। 7 बजे से हमारे यहाँ होता है, आप लोग भी सुना कीजिए, गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वो एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, उसमें हम लोग बहुत तरह का इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तो उसके ठीक पहले मैं पहुंची, 6:55 का न्यूज हो रहा था, संस्कृत समाचार आता है, और 7 बजे से होता है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और जाते समय बाइक पर ही मोबाइल निकाल कर मैं देख रही हूँ कि आज क्या खास है। मेरे हस्बैंड बाइक चला रहे थे, मैं देख रही थी आज क्या खास है। तो पता चल रहा है कि उस वहीदा रहमान का जन्मदिन है। वहां जाकर नेट पर वहीदा रहमान निकाल करके और सीधे शुरू करके उसे और भी जो कुछ खास था उसे वो जाकर के शुरू किया मैंने। और जो मेरे साथ ट्रेनी अनाउंसर थी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि मैम आप अचानक आकर के इस तरह से प्रोग्राम कर रही हैं। तो ये भी होता है कि हम लोग अचानक भी कर लेंगे, लेकिन तैयारी करना आपके डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। इसका हमेशा ध्यान रखें आप लोग, चाहे आप स्टेज अनाउंसर बने, चाहे रेडियो अनाउंसर बने, या कुछ भी। एफएम में एक कार्यक्रम होता है कि किसी फिल्म की कहानी बताई जाती है, आप लोग सुनते होंगे। उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? आप लोग तो रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, कौन कौन सुना है? अगर अगर आपको वो प्रेजेंट करने दिया जाए कोई भी एक कार्यक्रम, नहीं ऐसे नहीं बोलिए नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। आप ये कह सकती है कि मैम अभी हमको लिखना होगा। अर्पिता तुम बोलो। मैम युवानी के कार्यक्रम में भी एक ऐसा प्रश्न, मतलब एक ऐसा ही आता है कि हम लोग को कहानी के साथ साथ बीच में गीत भी बजाना पड़ता है। तो उसमें जब भी कहानी लिखने की बात आती है तो वैसे तो पहले से तैयारी करके आते हैं हम, लेकिन अब रेडियो के कार्यक्रम का एक्सपीरियंस हुआ कि अगर कोई एक बार ऐसा ही हुआ तो मैं एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं कि, और ये अपनी के कारण भी पता चल पाया था कि लास्ट टाइम में अगर आपके पास समय कुछ नहीं बचता है लिखने के बाद, तो आप आज के दिन के बारे में बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया, क्योंकि युवाओं का कार्यक्रम है युवानी, तो आप उसमें आप भी युवा और युवा दोस्तों से बात कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं। तो वो एक कार्यक्रम था कि मेरा लगभग 27 में खत्म हो गया सारा कुछ जो भी मैंने लिखा था, और उसके बाद मेरे पास 28 29 2 मिनट बाकी थी कि क्या कहना है। तो फिर उस दिन का मौसम था कि थोड़ी बारिश, तो पहले मैंने मौसम से बात की थी, अभी मौसम बदल रहा है, आप घर पर रहकर ही ध्यान रखें, धूप में ना निकले, जब भी निकले तो पानी लेकर निकले। और उसके बाद फिर मैंने मेरे साथ एक घटना सच में हुई थी। एक बार हम दो दोस्त घर से जा रहे थे कहीं पर, और अचानक से एक महिला आती हो गई थी कि भैया मुझे अपना फोन दे दीजिए, मुझे जरूरी बात करनी है, कंपनी कुछ भेजना है। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम फोन मत दो, हो सकता है कि स्कैम हो जाए, लेकिन वो तब तक मेरा इशारा समझ नहीं पाया और फोन दे दिया। जैसे ही उसने फोन दिया मैंने हाथ से फोन छीन लिया और कहा इसमें बैलेंस नहीं आ जाएगी, और थोड़ी ही देर बाद उस फोन पर 3-4 ओटीपी आना शुरू हो गए थे। तो उसको समझ में आया, तो ये चीज भी मैंने उसमें रख दी, मुझे अचानक से याद आया। तो उसके बाद जो अनाउंसर थे उन्होंने कहा बहुत अच्छा, तुमने अच्छे से संभाला। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कहानी अगर याद नहीं आ रही है तो हम याद करें। कोई कहानी तो ऐसी घटित आपके जीवन में हुई होगी जिसे आप वहां रख करके लोगों को प्रेरणा भी दे सकते हैं या अपनी बातें भी बता सकते हैं। जैसे अर्पिता ने जैसा ये कहा कि 2 मिनट बच गया था,
उसके पहले हमने आपको ये भी बताया था स्टेज पर भी ऐसा होता है। अभी परसों के ही कार्यक्रम में दिव्यानो सर हमको बोले कि कुछ फिलर है तब तक रखिए, डीएम सर आ रहे हैं लौट कर, तब तक फिलर रखिए, श्रोताओं को जोड़ कर रखिए। तो मैंने उन्हें जोड़ कर रखा। लेकिन रेडियो के जो भी कन्वेयर है या अनाउंसर है, मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना कुछ मटेरियल आप अपने बैग में रखिए, अपने पास रखिए, अपने मन में रखिए। नहीं कुछ तो मौसम है ना, जाड़े में जाड़े से बचाव की जानकारी, गर्मी में गर्मी से बचाव की जानकारी, और बारिश में बारिश से बचाव की जानकारी। बारिश से बचाव की जानकारी मैंने यहाँ कहा, बहुत बारिश से हो सकता है, इसलिए इस पर हमेशा ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो कुछ दुनिया में चल रहा है उस पर नजर जरूर रखिए। एकदम क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसके बारे में अचानक बोलना पड़ा। जैसे कोरोना का समय था, हम लोगों को हमेशा बोला कुछ कुछ स्लोगन आता रहता था। हाँ, आपके पास ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अचानक से अगर आपके पास कोई 1 पेज का 2 पेज का मैसेज आ गया तो आप उसको पढ़ सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। ये भी होता है रेडियो में, है ना अर्पिता? अनाउंसर्स के साथ ये ज्यादा होता है। तो गौरव है यहाँ, गौरव स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं और ओडी भी करते हैं और रेडियो में बहुत अच्छे कंपेयर भी हैं। अब गौरव बताएंगे अचानक से अगर ड्यूटी लगती है तो क्या करना पड़ता है उस समय में, और स्टेज से जुड़ा भी बताएंगे गौरव आपको। इधर आइए। बहुत बहुत आभार दीदी, मुझे मौका देने के लिए। और ये प्रश्न भी है, अच्छा प्रश्न है, और ये कई बार हुआ भी है। परसों मैं यहाँ पर सबसे आखिरी में आया था, हम और कुंडू सर, क्योंकि हम लोगों को विश्वविद्यालय के कार्य में काम पड़ गया था, इसलिए आखिरी में। वैसे तो हम लोगों को ट्रेनिंग में भी बताया गया था कि सारी चीजों को लिखकर रखना है। जैसे दीदी बताया कि आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, तो ये भी लिखकर रखना होगा। तो आरंभ में हम लोग करते थे, फिर कुछ दिनों के बाद की स्टेज का ही प्रोग्राम अधिक होता है और घंटों घंटों का होता है। अभी जिला प्रशासन का कार्यक्रम 1 महीने तक लगातार चला, इसमें हम लोग लगातार संचालन किए। वो 4-4 घंटे का प्रोग्राम था स्टेज का ही। तो हम लोग को धीरे धीरे हो गया क्या कि चलो ये सारी बातें तो अब दिमाग में घूमते रहता है। परसों जब आए तो विजय सर आखिरी में बता रहे थे कि लिखना जरूरी है। आज दीदी जो जोर दे रही है कि पढ़ना जरूरी है। अभी तक क्या पता नहीं आपने क्या सीखा नहीं सीखा, मैंने एक बात पूरी तरह से सीखा कि पढ़ना जरूरी है। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हो जाएगा एनहांस। तो पढ़ेंगे तभी लिखेंगे, पढ़ेंगे तभी लिखेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको किसी भी मुद्दे, अभी बता रहे थे कोरोना काल आया, अब कोरोना के संदर्भ में अमृत महोत्सव चल रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें रेलवे का अपना एक कार्यक्रम चला। तो दीदी बताइए कि हमको पता ही नहीं था कि इससे क्या होता है। तो अब बताइए, मान लीजिए हमने आजादी का अमृत महोत्सव जो उधर चल रहा था हमारा 75 साल, अगर हम उसके बारे में जान रहे हैं और कार्यक्रम अब रेलवे का है, तो हम जब वहां से जाएंगे ये वाली जानकारी लेकर के वहां परोस देंगे तो वही हो जाएगा ना, बैगम के शादी में कोरला का निमंत्रण कैसे कैसे होता है ना। हाँ रसवा के बिहान खिलती खुरपी की, तो वो हो जाएगा। सच में ये मूल बातें हैं कि जैसे फिलहाल कभी होता क्या है कि आपको ये बताया गया ऑर्गेनाइजर के द्वारा कि बस आप कभी ये सुने हैं अनाउंसर के बारे में कि बस 1 घंटे लगेंगे, हमारे मुख्य अतिथि को है, कभी सुना है क्या? आधे घंटे लगे। आपने हमेशा ये सुना होगा बस चंद ही मिनटों में, कुछ ही पल में हमारे बीच मुख्य अतिथि का आगमन होने जा रहा है। धैर्य बना के रखें, और अब धैर्य स्वरूप कैसे बनाए? आम जनजीवन में आप कितना धैर्य बनाए भाई। एक परसों जैसा बता रहे थे कार्यक्रम 11 बजे का था, मुख्यमंत्री जी आए 4 बजे 5 बजे। तो अब इस बीच में यही तमाम बातें होनी चाहिए जो
जैसे कि सबसे पहले तो आप हाव भाव हम लोगों को हम आपको सभी को देखिए, आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ज्ञान मान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। सभी लोग मेरे मित्र हैं, मित्रवत हैं सभी लोग, छोटे कुछ मैं छोटे भाई बहन हैं, बस ऐसा ही समझिएगा। तो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जैसे दीदी ने बताया कि हम जिस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, एक होता है अनाउंसर, एक होता है मंच संचालक, एक होता है उद्घोषक और एक होता है मंच संचालक। उद्घोषणा का कार्य किसी बंद कमरे से भी हो सकता है, जैसा कि रेडियो या टेलीविजन। वहाँ क्या होता है, टेलीकाउंटर लगा होता है, आगे में सब कुछ रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ आप जो देखते हैं कि अनाउंसर का आंख हमेशा, जो एंकर होता है हमेशा आपकी आंख से मिला हुआ रहता है, वो कुछ भी नहीं देख रहा है, हम आप हमेशा आप ही को देख रहा है, ऐसा होता नहीं है। चलिए उधर की बात अलग है, लेकिन रेडियो की बात करें तो रेडियो में आप सबकी आवाज हम तक पहुंचती है। यहाँ हम हैं, दीदी हैं, अर्पिता है, अवनीश भाई हैं, ये तमाम लोग, और कई प्रस्तुतियां कर चुके लोग भी हैं, जैसे सुरेंद्र सर हैं, आनंद है ना, कई लोग हैं यहाँ पे। तो वहां से हमारी आवाज केवल जाती है, तो वहां हमको ये देखना नहीं होता है। दीदी ने अभी कपड़ों पे बात की कि हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम पिलर्स का काम करेंगे, ठीक है, कैसे उस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये निश्चित है कि हम जिस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसकी पूरी तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। सरकारी कार्यक्रम में आपको मिनट टू मिनट मिलेगा, कहीं भी आपको हर मिनट 2 मिनट में क्या करना है, 5 मिनट में क्या करना है, 10 मिनट, ये मिलेगा हर जगह। लेकिन किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ा नहीं हो, जिसको बहुत इस कार्यक्रमों की जानकारी नहीं हो, वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा। वहां पर आपको उन्होंने पेमेंट किया, आपको बुलाया, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं रहता, उसके बाद चढ़ा रहेगा आप पे, वो समझ लेता है कि सब कुछ आपको करना है। तो सबसे पहली बात कि हमें उसकी पूरी तैयारी रखनी है। दूसरी बात, जिस विषय पर प्रोग्राम है, जिस पर कार्यक्रम है, उससे संबंधित जो, जैसे कोई बड़ा स्टेज है, तो आप क्या करिए, उनके स्पेशल वेबसाइट से लेकर के उनकी जानकारी इकट्ठा करिए। तीसरी बात ये कि हम कर सकते हैं कि जो कोई कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पीछे, हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। उस कार्यक्रम के पीछे भी आयोजक का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य है, या तो वो पहले बता देगा। देखिए, हम जैसे मान लीजिए कोचिंग संचालक हैं, हम प्रोग्राम कराएंगे, तो हम कदरों कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो मूल उद्देश्य है वो है हमारा कोचिंग में बच्चा कैसे आए, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे उस बैनर को, कैसे उस संगठन को प्रमोट कर सकते हैं, तो इस बीच में हम वो काम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो अपने से तो बोलने आएंगे नहीं, जो आयोजक हैं, अगर उनको अपने से बोलना रहता तो हमको क्यों बुलाते, है ना। तो वो बोलेंगे, तो उनके बिहाफ में हम लोगों को बोलना पड़ेगा। हम जो भी अनाउंसिंग का काम करेंगे, जो भी उद्घोषणा का कार्य करेंगे, तो ये पिलर बढ़ जाएगा। तो क्या हमारे पास देख लेंगे कि किस वर्ग के वहां पर श्रोता हैं या दर्शक हैं। अगर युवा हैं अधिक, तो आप युवाओं की बात करिए। आज के समय में युवाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, जिससे वो ये परेशान है। आप कोशिश करिए कि उतने देर तक कम से कम हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको उस टेंशन से बाहर निकाल पाए। इसके लिए आपको कुछ कविताएं कर लेनी पड़ेगी कि हम मान लीजिए कुछ कविताएं जो आज के दौर में जिसको युवा लोग अधिक पसंद कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है ना कि पसंद ट्रेंड चला हुआ है। कुछ फिल्मों की बात, जो फिल्में आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं, ऐसे तो ये सब अगर हम करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे पिलर्स का काम कर पाएंगे। शायद मेरे लिए यही प्रश्न था। बहुत बढ़िया। गौरव ने बहुत बारीकी से हर बात को कहा है, और सबसे अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने बहुत होमवर्क किया है, ये उनकी बातों से पता चल रहा है।
गौरव की बात से ही एक बात अभी निकली है कि किसी प्रोग्राम के बारे में, जैसे हमने पहले भी आपसे बताया कि उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। एक चीज और है, इंटरव्यू। कल को मुझे अगर पूर्णेंदु सर का इंटरव्यू करना है, कल इंटरव्यू है, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे पूर्णेंदु सर के पास आ रही हूँ तो सर हमको आपका इंटरव्यू करना है। एक दिन पहले पूर्णेंदु सर से आपको टेलीफोन पर लंबी बातचीत करनी होगी। अगर सुविधा है तो आप जाइए उनसे मिलने के लिए, अगर आप जा सकते हैं तो। और अगर पूर्णेंदु सर कहीं बाहर रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो जाना तो पॉसिबल नहीं है। आप फोन पर उनसे एक लंबी बातचीत करने की अनुमति ले पहले, सर हमको आपसे बहुत अच्छी बात करनी है, तो आप कब टाइम देंगे? सर ने कहा ठीक है ना, 8 बजे आप फोन कीजिए। 8 बजे आप अलार्म लगा कर रखिए अपने मोबाइल में। ऐसा ना हो कि 8 बज जाए तक पूर्णेंदु सर इंतजार कर रहे हैं और आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हैं कि सर लेट हो गया हमको। शायद पूर्णेंदु सर उसी समय समझ जाएंगे कि आप सीरियस नहीं है, आपको इंटरव्यू नहीं देना है, या आपको टाल दे सकते हैं, ये सीरियस नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। ऐसा पहला परिचय आपका वही हो जाता है। ये चीज रेडियो में भी है, ये चीज स्टेज पर भी है और किसी के इंटरव्यू में। उसके बाद पूर्णेंदु सर के बारे में आप जान रहे हैं कि वो कौन है। समझ दैट वो एक लेखक है, मान लीजिए उन्होंने क्या क्या लिखा है, और सिर्फ किताब का नाम आपके पास नहीं होना चाहिए। घूम फिर करके मैं वही आ रही हूँ, पढ़िए उनकी किताबों को, आप पढ़िए उनके इंटरव्यू जो छपे हुए हैं पहले से। आजकल तो नेट पर सब कुछ अवेलेबल होता है, उसको आप खंगालिए, देखिए, और उनसे हो सके तो 1-2 बार और बात कीजिए ना। अभी मैंने राजस्थान सर का इंटरव्यू किया था, 2-3 दिनों तक मैंने उनसे बात की। ऐसा नहीं कि राजस्थान सर को मैं पहले से नहीं जान रही हूँ, बहुत सालों से उन्हें जान रही हूँ, लेकिन मैं उनसे लंबी बातचीत की फोन पर। और 1 घंटा पहले इंटरव्यू का जो टाइम शेड्यूल था, उससे 1 घंटा पहले पहुंचकर मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया उनसे बातचीत करके, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होना था। मैं सब कुछ जान रही थी कि सर क्या करते हैं, उनका कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कब से चल रहा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो बाल श्रमिक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो प्रदूषण मुक्त अभियान भी चला रहे हैं, सब कुछ। उनके बच्चे आज निफ्ट में कितना आगे जा चुके हैं। लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी, चाहे आप फोन पर कीजिए चाहे उनसे मिलकर कीजिए, ये बहुत जरूरी होगा। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप कैमरे के सामने कभी घबराएंगे नहीं। अब क्या पूछना है, क्वेश्चन की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, जो कभी खत्म ही ना हो। कितना टाइम हो गया है हमारा? क्योंकि मैं अगर स्टेज अनाउंसमेंट करती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि रात भर अनाउंसमेंट चलता और मैं बोलती रहती हूँ बगैर किसी स्क्रिप्ट के। इसीलिए टाइम आप लोग बताएंगे, 12 से 2 का टाइम मुझे दिया गया है। कई बार ऐसा प्रोग्राम होता है कि सारी रात वो चलता है, तो वो रात भर स्टेज पर अपने खड़े होने का भी दम होना चाहिए। सोनू निगम को आपने अगर सारेगामा में देखा होगा, अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं अब, लेकिन अगर शुरुआती दौर का आप देखिए, सोनू निगम कभी बैठते नहीं थे। और कहीं ना कहीं वो मेरे भी गुरु है, गुरु तो बहुत सारे आपके हो सकते हैं। सोनू निगम जब भी कोई प्रतिभागी गाना गाता था, वो साइड में खड़े रहते थे। जब गाना खत्म होता था, वो आते थे स्टेज पर ऐसे ही माइक लेके, कॉर्डलेस माइक लेकर के आते थे, और जो भी और परिचय देना होता था फिर साइड में खड़े रहते थे। तो ये दम आपके अंदर ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये गाना गाना, आप अंदर जाके तब तक खाने पीने में लग गए, तो एक जो वो तारतम्यता होती है ना, वो टूट जाती है। वो नहीं कीजिए। स्टेज पर आप उपस्थित रहिए, ठीक है, आप प्रतिभागी के बगल में नहीं रहिए, या डीएम बोल रहे हैं तो ठीक पीछे मत खड़े रहिए। स्टेज पर मुख्य अतिथि बोल रहे हैं तो ठीक साइड में आप खड़े रहिए और देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आप उससे फिर बात निकाल करके बोलिए कि अभी जब वो बोल ले तो सर ने अभी ऐसा कहा और मुझे
बताते हुए खुशी हो रही है कि सर ने ये भी सोचा है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए उन्होंने ये भी सोचा है। वो तो बोल करके चले गए एक लाइन में, लेकिन आप निकालिए ना उसमें से, वो अगर बोल करके गए कि ठीक है मैं यहाँ पर एक प्रेक्षागृह का निर्माण करवाऊंगा, जिला प्रशासन में इसकी तैयारी चल रही है, वो तो बोल दिए, लेकिन अब ऑडियंस को आप जोड़िए ना उस बात से। लेकिन मैम सर को एक पता है कि मतलब जो भी आप ये बोल के जाएं उनकी बात को रिपीट नहीं करना। रिपीट नहीं करना है, लेकिन जब तक अगला पर्सन नहीं आता है तब तक आप क्या बोलिएगा कि अब हम आमंत्रित करते हैं अपने मंच पर इनको, आकाश कुमार को, जो ये है। तो मान लीजिए उनको आने में देर लग रही है, उसके पहले आप बोल सकते हैं। बहुत ही सुखद अनुभूति हुई, बहुत खुशी की बात है। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर से अपना अनुमोदन दें, स्वागत करें सर का कि अब उन्होंने हमारे शहर के लिए ये सोचा है। रिपीट नहीं करना है आपको, लेकिन हाँ वो जो बोल कर रहे हैं बस इसको ध्यान में रखिए, पूरी बात को मत रिपीट कीजिए, एकदम नहीं। कोई एक चीज निकाल लीजिए ना, कोई एक चीज निकाल लीजिए जो आपको उसमें से अच्छा, तो ये अच्छा कब लगेगा जब आप उसको सुनेंगे, उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो तो 10 बात बोल कर गए, मंत्री जी ही आए हैं तो वो 10 घोषणा करके गए, लेकिन आपको उसमें ध्यान देना होगा कि कौन सी जो घोषणा है वो सही है, हमारे शहर के लिए वो जरूरी है। तो आप हो सकता है इससे मंत्री महोदय को भी याद रहे, हाँ हम ये चीज बोले हैं और इस पर लोग इतनी तालियां बजा रहे हैं, तो फिर उनको याद रहेगा, नहीं तो वो तो बोल कर चले गए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, सुनना होगा। और भी अवनीश कोई सवाल? इधर आ जाओ। सवाल जी मैम, सवाल तो बिल्कुल नहीं है और मुझे लगता है कि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है।